नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार। जॉइंट फैमिली की अगर हम बात करें तो हिंदू सामाजिक संगठन में इसका प्रमुख स्थान है। जिस प्रकार धर्म, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत या जितनी भी चीज़ें हमने बात करी हैं वो सब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देती थी और आवश्यक भूमिका निभाती थीं। ठीक उसी तरह संयुक्त परिवार भी समाज की व्यवस्था, समाज के लोगों में नियंत्रण, समाज के लोगों में प्रेम, सौहार्द, इन सारी तरह की चीज़ों को बनाए रखने में आवश्यक भूमिका निभाती थी। और इन सारी ही संस्थाओं का निर्माण ही इसीलिए किया गया था जिससे कि एक व्यक्ति के जीवन के कर्तव्य भी पूरे हों, जीवन का लक्ष्य भी उसको प्राप्त हो, साथ ही साथ व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है उस समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में। वैसे तो आप सबको पता होगा जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, बट शॉर्ट में देख लेते हैं कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं या उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त परिवार भारतीय समाज की प्राचीनतम और विशिष्ट व्यवस्था है। अभी हमने बात करी ना कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे संगठन बने थे, उनमें से संयुक्त परिवार भी एक था। और ये जो व्यवस्था है या जॉइंट फैमिली का जो एक सिस्टम है ये सबसे प्राचीन एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, जिसमें कि क्या होता है, एक घर है, उस एक छत के नीचे माता पिता, उनके उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, यानी कई पीढ़ियां और कई सदस्य रहते हैं जो एक ही रसोई यानी एक ही रसोई का इस्तेमाल करते हैं। एक ही जगह खाना पकता है और सारे सदस्य वहां से भोजन करते हैं। उस घर में एक मुखिया होता है जिसके द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं कि कहाँ पे क्या किसे करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। अगर ये घर है तो संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य का उस घर पे समान अधिकार है। यदि इसका इस पे पूर्ण अधिकार है तो इस सदस्य का भी इस घर पे पूर्ण अधिकार है। तो हमने अभी क्या बात करी, संयुक्त परिवार प्रणाली क्या होती है, एक छत के नीचे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे आदि एक साथ रहते हैं, जिसमें सदस्य एक दूसरे के द्वारा रक्त संबंध, विवाह संबंध, आय, संपत्ति और पारस्परिक अधिकारों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हमने सरल शब्दों में संयुक्त परिवार के अर्थ को समझ लिया। अब एक बार हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। जब आप इनकी विशेषताओं को देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जॉइंट फैमिली होती क्या है। एक बार आप इसकी विशेषताओं को याद कर लो, ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विशेषताओं से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सामूहिकता, चूंकि एक साथ समूह में हम की भावना के साथ एक ही छत के नीचे लोग रह रहे हैं तो सभी सदस्य एक बड़े परिवार की तरह एक साथ रहते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए उनमें समूह की भावना, सामूहिकता या अपनत्व की भावना होती है। एक परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, उनके अपने अपने काम होते हैं। मान लो महिलाएं हैं, उनको रसोई देखना या बच्चों का लालन पालन करना या और जो भी चीज़ें हैं वो करनी होती थी। पुरुष के कार्य क्या होते थे कि खेतों में जाना, बाहर के कार्य देखना, पैसों की व्यवस्था करना जिससे कि घर का भरण पोषण हो सके। तो इस प्रकार जितने भी लोग थे उनके अपने अपने कार्य हुआ करते थे, अपने अपने कर्तव्य हुआ करते थे और वो सब मिल के एक साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। दूसरी विशेषता क्या है, संपत्ति का साझा उपयोग। हमने बात करी कि परिवार की संपत्ति सामूहिक होती है, इसका उपयोग सभी के हित में किया जाता है। अर्थात यदि ये एक घर है, इसमें संपत्ति इतनी सारी है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि घर का मुखिया ही इसको यूज करेगा या किसी एक को दे दी जाएगी वही इसका यूज करे, नहीं। जिसको जितनी पैसे की आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है उतनी उसे दी जाएगी जिससे उसका कार्य ना रुके। क्योंकि संयुक्त परिवार में संपत्ति का साझा उपयोग होता है तो इसलिए ये देखा जाता है कि इसका उपयोग वहीं हो जहाँ सबके लिए बराबर व्यय हो, किसी एक पे अधिक व्यय ना हो जिससे कि उनमें पक्षपात या भेदभाव की भावना पनपे। नेक्स्ट विशेषता है परंपराओं का पालन। चूंकि 3 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं तो परंपराओं का भी पालन पीढ़ी दर पीढ़ी होता आता है। अगली विशेषता क्या है, सामाजिक सुरक्षा। जब भी आप बात करते हो जॉइंट फैमिली की तो संयुक्त परिवार क्या करता है, अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट फैमिली में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। मान लो 2 परिवार रह रहे हैं, माता पिता, उनके बच्चे, ये माता पिता, उनके बच्चे 2 भाई हैं तो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, इस तरह से बड़े पापा या बड़ी मम्मी, इस तरह से उनके बच्चे सब एक साथ रह रहे हैं।
तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर टाइम सब कोई स्वस्थ ही रहे और अपने सारे काम कर रहा है, नहीं। नेचुरल सी बात है कि सब बीमार पड़ते हैं। इन सारे ही समय काल में संयुक्त परिवार जो होता है, ये सदस्यों की, जो कि बीमार हैं या जिनके पास जॉब नहीं है या जो बूढ़े हो गए हैं, इनका भी भरण पोषण करता है। बीमार को दवा दिलाना या डॉक्टर को दिखाना, या जिसके पास जॉब नहीं है उसे भी बेसिक नीड, भोजन पानी, इनकी सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? बृहद आकार। चूंकि जॉइंट फैमिली है, एक से अधिक परिवार साथ में रह रहे हैं, तो आकार भी बृहद होगा। वहाँ पे कई सारे बच्चे होंगे, कई सारे पुरुष होंगे, कई सारी महिलाएं होंगे, तो आकार बृहद हो ही जाएगा। और आपको पता है परिवार के दो टाइप होते हैं, संयुक्त और एकांकी। एकांकी में मियाँ बीबी, उनके बच्चे, अविवाहित, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड उनके चिल्ड्रंस। जबकि जॉइंट फैमिली में होते हैं हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, सब एक साथ रहते हैं। तो आकार सिंपल सी बात है, बृहद होगा। सामान्य निवास स्थान, जी हाँ, जॉइंट फैमिली के लोग एक ही घर में निवास करते हैं। सामाजिक संगठन, अर्थात संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है वो एक सामाजिक संगठन की तरह कार्य करती है। वहाँ पे प्रत्येक सदस्य के समान अधिकार होते हैं और वहाँ पे ये सिद्धांत पाया जाता है कि प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए कार्य करेंगे। मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल्स की भी ध्यान रखी जाती है। कोई प्रॉब्लम है इंडिविजुअल को, वो ग्रुप से बात कर सकता है। ग्रुप को कोई प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअली आप उसकी हेल्प करके उस परिवार को बना के रखो, उस फैमिली को एक बनाए रखो। नेक्स्ट है सामान्य धार्मिक कर्तव्य। जैसा कि आपको पता है, जॉइंट फैमिली की व्यवस्था प्राचीन काल से वैदिक कालीन समाजों से चली आ रही है। तो वैदिक कालीन समाजों में धर्म का विशेष महत्व होता था। धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्तव्यों का विशेष महत्व होता था। और संयुक्त परिवार के अंतर्गत सभी सदस्य एक ही धर्म को मानते हैं। एक ही धर्म को मानने के कारण वो सब मिलजुल के एक साथ धार्मिक कर्तव्यों को करते हैं। धार्मिक पूजा पाठ, कर्मकांड, त्योहार, उत्सव, अनुष्ठानों में एक साथ भाग लेते हैं। 9वीं विशेषता है संपत्ति को लेके। हमने पहले ही बात करी थी, संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, कर्ता का सर्वोच्च स्थान। हमने बात करी थी संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जहाँ पे एक कर्ता पाया जाता है। कर्ता प्रधान परिवार के रूप में संयुक्त परिवार को हम देखते आए हैं। और वहाँ पे कर्ता का स्थान क्या होता है? सर्वोच्च। यानी घर का एक मुखिया होता है, बूढ़े बुजुर्ग जो कि बहुत अनुभवी हैं, सबसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, वयोवृद्ध पुरुष हैं। उन्हीं के आदेश के अनुसार परिवार काम करता है। किसी को कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, उनसे अनुमति लेता है, उन्हें बताता है कि उनकी ये राय है या उनके ये विचार है या उन्हें ये काम करने हैं। फिर कर्ता या वो मुखिया उनके परिवार का उन्हें बताएगा कि ठीक है आप ये कर सकते हो, या यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, मत करो। तो कर्ता का क्या स्थान होता है? सर्वोच्च स्थान। तो हमने विशेषता की बात कर ली संयुक्त परिवार की। अब हम जरा संयुक्त परिवार के गुण, अथवा आप ये बोल सकते हो उनके प्रकार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के फंक्शन के बारे में या उसके गुण के बारे में, तो सबसे पहला संयुक्त परिवार का प्रकार क्या है? मनोरंजन की व्यवस्था। अर्थात जब आप ज्वाइंट फैमिली में होते हो तो आपको मनोरंजन के लिए किसी बाहर की चीज़ पे निर्भर नहीं करना होता। आपके परिवार के सदस्य ही आपके लिए मनोरंजन का कार्य कर देते हैं। जैसे कि जब आप ज्वाइंट फैमिली में हो तो एक से अधिक परिवार वहाँ पे एक साथ रह रहे हैं, तो बच्चों की भी संख्या ज़्यादा होगी। एकांकी परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे होंगे या दो बच्चे होंगे। बट जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो वहाँ पे दो से अधिक बच्चे ज़रूर होते हैं। दो परिवार या तीन परिवार एक साथ हैं तो सबके बच्चे हैं, बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है। उन्हें खेलने के लिए मोबाइल, आईफोन या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, साथ में दौड़ते हैं, कूदते हैं, खाते हैं। साथ ही जैसा हमें पता है कि 3 पीढ़ियाँ रहती हैं संयुक्त परिवार में। एक छोटे बच्चे, एक उनके पेरेंट्स और पेरेंट्स के पेरेंट्स, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा-दादी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो दादा-दादी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। वे उन्हें रात में कहानियाँ सुनाते हैं, जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे उन्हें उपदेश देते हैं, वहाँ पे उन्हें सीख देते हैं। साथ ही साथ बच्चों के बीच की लड़ाइयों को भी सुलझाते हैं। तो बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए एक तो खुद का उनका बच्चों का ग्रुप हो जाता है, दूसरा बड़ों में, क्योंकि पेरेंट्स उनको टाइम उतना ना भी दे पाएँ तो दादा-दादी उनके होते हैं, या बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा-चाची, इस तरह के लोग होते हैं जो उन्हें देखते रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। तो संयुक्त परिवार मनोरंजन की व्यवस्था करता है परिवार के सदस्यों के लिए। दूसरा प्रकार क्या है? व्यक्तिवादी भावना का अभाव। व्यक्तिवादी भावना का तात्पर्य क्या है?
जब आप संयुक्त परिवार को देखते हो तो संयुक्त परिवार में व्यक्तिवादी भावना का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति संपूर्ण परिवार के सदस्य या संपूर्ण परिवार के हित को ध्यान में रख के कार्य करता है कि अगर मान लो मैंने ये काम किया, इसका प्रभाव कहीं हमारे परिवार पे तो नहीं पड़ेगा या हमारे परिवार के सदस्यों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो वहाँ पे उसका क्या अस्तित्व है या उसको उससे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। उसके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है, ये भी मैटर करता है। तो इस कारण संयुक्त परिवार में व्यक्तिवादी भावना का अभाव हो जाता है और प्रत्येक सदस्य दूसरों के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो वहाँ पे प्रेम, सहयोग, त्याग की भावना अधिक पाई जाती है। तीसरा गुण क्या है? सुरक्षात्मक कार्य। इसकी हमने बात करी थी। संयुक्त परिवार प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, चाहे कोई विधवा हो, चाहे कोई बच्चे हो, सबको समान रूप से सुरक्षा प्रदान करना। क्यों? क्योंकि वे उस परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के विभाजन से बचाव। ज्वाइंट फैमिलीज में संपत्ति या प्रॉपर्टी को बांटा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि सब एक साथ ही रह रहे हैं तो सबका समान अधिकार है, संपत्ति पे बांटने की क्या जरूरत है। तो एक तरह से उसके विभाजन से बचाव हो जाता है। मान लो ये इतनी जमीन है इस व्यक्ति की, इसके एक बेटा हुआ तब तो ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर इसके दो बच्चे हैं तो इसके दो टुकड़े हो गए, तीन है तो तीन टुकड़े हो गए, चार है तो चार टुकड़े। इस प्रॉपर्टी का चार भाग हो गया अगर ये चारों अलग अलग एकांकी परिवार में रहने लगे। बट अगर ये सब एक छत के नीचे एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो संपत्ति के विभाजन से भी बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए संयुक्त परिवार का एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यह भी है कि वो संपत्ति के विभाजन से बचाता है। लास्ट विशेषता यह है कि खर्चे कम हो जाते हैं संयुक्त परिवार में। जब प्रत्येक सदस्य एक ही घर में रह रहा है तो आपको हाउस टैक्स नहीं देने हैं या शिक्षा को लेके भी सब एक साथ पढ़ रहे हैं तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, धार्मिक उत्सव आदि पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसी एक ही पकवान में, उसी एक ही तैयारी में, उसी एक सजावट में पूरे घर का त्योहार या उत्सव भी बन जाता है, साथ ही साथ पैसे भी कम लगते हैं। संयुक्त परिवार के द्वारा व्यक्ति का खर्चा भी कम होता है और यदि व्यक्ति अकेले रहे तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उन्हें काफ़ी अधिक व्यय होगा। क्यों? बाहर अगर नगर में जाके लोग रहते हैं, सिटीज़ में जो रहते हैं, हाउस के रेंट देने हैं, सिटीज़ में तो पानी भी खरीद के पीना होता है, प्लस आप जॉब कर रहे हो, आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो बच्चों को स्कूल के साथ साथ ट्यूशन देने के लिए ट्यूशन के अलग खर्चे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान दो तो एकांकी परिवार में या न्यूक्लियर फैमिली में काफ़ी ज़्यादा खर्चे देखने को मिलते हैं संयुक्त परिवार की तुलना में। जैसा कि आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो संयुक्त परिवार के फायदे तो हैं, उसमें विशेषताएं भी बहुत सारी हैं, बट उनमें दोष भी पाए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त परिवार के दोष के बारे में। तो हमने संयुक्त परिवार के गुण तो देख लिए हैं, अब दोषों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला दोष है या डिसएडवांटेज है संयुक्त परिवार का कि परिवार में द्वेष और कलह का वातावरण भी देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? जैसे कि हमें पता है कि घर का मुखिया घर के बूढ़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति ही होते हैं, तो कभी कभी इनके निर्णय हानिकारक भी हो जाते हैं जिससे घर का वातावरण द्वेष या कलह युक्त हो जाता है। मान लो मॉडर्न टाइम में आप देख रहे हो, लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, वो किसी भी जॉब में जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बट अगर इस घर का मुखिया कोई रूढ़िवादी इंसान है या बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है जिसे लगता है कि लड़कियों को शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, वो चूल्हे चौके में रहें, तो वो बोलेगा कि आप इन्हें मत पढ़ाओ। और उसी परिवार का कोई सदस्य या कोई पिता ये चाहता है कि उसकी पुत्री पढ़े, तो उसके लिए तो ये फैसला बहुत गलत हो जाएगा ना। या वो लड़की जो चाहती है पढ़ाई करना, उसके लिए ये फैसला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो घर के मुखिया के निर्णय से कभी कभी क्या होता है कि आपस में द्वेष या कलह की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो संयुक्त परिवार का एक दोष क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि परिवार में द्वेष या कलह का माहौल भी बन सकता है। दूसरा, रूढ़िवादिता, जो हमने अभी बात करी कि संयुक्त परिवार में चूंकि बूढ़े बुजुर्ग और नवयुवक या नई जनरेशन एक साथ रह रही है, पुरानी जनरेशन नई जनरेशन जब एक साथ रहेगी तो उनके विचारों में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा। अब चूंकि मालिक आपकी पुरानी जनरेशन है और उनके विचार काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, कभी भी नई चीज़ों का एक्सेप्ट करने से घबराएंगे, आपको भी नई चीज़ें करने के लिए रोकेंगे। तो इसलिए रूढ़िवादिता का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है संयुक्त परिवार में। पुरानी चली आई रीति रिवाज परंपराएं
रूढ़ियाँ जो हो सकता है उस समय और उस परिवार के हिसाब से सही ना भी हों, पर वो चलाएँगे। क्यों? क्योंकि वो पुराने हिसाब से चलते आ रहे हैं, वो बदलाव के लिए थोड़े-से रेडी नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में रूढ़िवादिता का भी वातावरण बन जाता है और यही कारण है कि ऐसे संयुक्त परिवार सामाजिक प्रगति में बाधा बन जाते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज या तीसरा दोष ये है कि बाल विवाह को प्रोत्साहन। जैसा कि आप सबको पता है, संयुक्त परिवार प्रणाली गाँव में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब तो शहरों में इसकी संख्या बहुत कम हो गई है, एकांकी परिवार ही रहते हैं। पर गाँव में बाल विवाह भी देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न क्या है? पुराने लोग घर के मुखिया हैं और उनके टाइम पे बाल विवाह कॉमन था, तो वो इस चीज़ को सहमति भी देते हैं। तो एक तरह से देखो तो संयुक्त परिवार के थ्रू चाइल्ड मैरिज को भी प्रोत्साहन मिल जाता है, जो कि सही नहीं है समाज के लिए। नेक्स्ट है सच्चे प्रयत्नों के मार्ग में रुकावट। देखो, जब कोई जॉइंट फैमिली में होता है तो उसके माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती है, चाहे वो कमाए या ना कमाए या अधिक कमाए या कम कमाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसका भरण-पोषण तो ये परिवार उठा ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सच में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करना चाह रहा है या जो कर सकता है, वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका भरण-पोषण तो परिवार में हो ही रहा है। जो कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ सकता है, समाज की प्रगति में सहायक हो सकता है, अपने परिवार के स्तर को भी उठा सकता है, वो भी कम काम कर रहा है या उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है जितना उसका पोटेंशियल है। तो एक तरह से ये सच्चे प्रयत्नों के मार्ग में रुकावट कर रहा है। मान लो इसी फैमिली में 4 भाई हैं, 4 में 4 तरह के गुण होंगे। ये बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, ये कलात्मक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा आगे है। अगर इसने बहुत ज़्यादा भी पैसे कमा लिए तो इसको नहीं मिलेगा कुछ। क्यों? क्योंकि परिवार के इतने सारे सदस्य हैं और उन सबका भरण-पोषण करना है और ये एक है आलसी नेचर का। इसे लगेगा कौन जाए मेहनत करने, सब यहाँ से तो पैसे आ ही रहे हैं। तो एक तो इसका काम अगर ये खुद पे होता तो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए शायद काम करता। तभी यहाँ पे उसे बैठे-बिठाए खाने को मिल रहा है, तो आलसपन और निकम्मेपन का अवगुण आ गया है। दूसरी ये जिसके पास काफ़ी अच्छे गुण हैं या काफ़ी अच्छे पैसे हैं, इसको भी ये संतुष्टि नहीं मिल रही है कि इसके पैसे इसके ही काम आ रहे हैं। इसको ये लग रहा है कि इसके पैसे इन लोगों के भी काम आ रहे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अगर ये पैसे इसके पास होते तो शायद ये अपने काम को और ज़्यादा बेहतर कर पाता, क्योंकि कभी-कभी आपको अपने काम में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। बट आपके पास उतने पैसे हो नहीं सकते क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में हो और बाकी के सदस्यों का भी आपको खर्चा उठाना होता है। इस कारण कठोर परिश्रम के मार्ग में भी संयुक्त परिवार प्रणाली या संयुक्त परिवार व्यवस्था बाधा सिद्ध होती है। नेक्स्ट है गोपनीयता का अभाव। प्राइवेसी थोड़ी कम देखने को मिलती है संयुक्त परिवारों में, क्योंकि सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, लोग आपस में मिलते-जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो सपोज़ कोई न्यूली मैरिड कपल है, उन्हें आपस में टाइम स्पेंड करना है, वो नहीं ज़्यादा बिता सकते, क्योंकि देखो संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ पे बूढ़े-बुजुर्गों के सामने पति-पत्नी का आपस में मिलना, बात करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक तरह से न्यूली मैरिड कपल या नवविवाहित दंपतियों के लिए ये बिल्कुल अच्छा माहौल नहीं होता है। उनके लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी कारण आधुनिक समाजों में परिवर्तन के साथ परिवारों के स्वरूपों में भी परिवर्तन हुए हैं। अब संयुक्त परिवार प्रणाली के बजाय एकांकी परिवार प्रणाली को ज़्यादा अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो स्त्रियों को भी स्वतंत्रता होती है, दूसरी चीज़ प्राइवेसी होती है, तीसरी चीज़ जो परिवार में द्वेष और कलह का वातावरण है उसको कम कर सकते हो आप। जब आप खुद ही की फैमिली के साथ रहोगे तो वहाँ पे आपको ये बुरा नहीं लगेगा कि आपके कमाए हुए पैसे कोई और खर्च कर रहा है या किसी और को जा रहा है। किसके पास जा रहा है? या तो आपकी वाइफ़ या तो आपके बच्चे। तो द्वेष और कलह का वातावरण भी कम होता है। तो संयुक्त परिवार की विशेषताओं के साथ-साथ उसमें कमियाँ भी हैं जिसके बारे में हमने बात करी। आई होप संयुक्त परिवार प्रणाली से जो भी पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।